नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय वर्ण पर आधारित रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ यानी गुरप्रीत के साथ विद डी स्टडीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वर्ण विभाग, हिंदी वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं। जैसे कि उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं जो उस भाषा को लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण ही भाषा की लघुतम इकाई होती है। तो जब हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ आती है, जब हम उनको लिखती रूप देते हैं तो उन शब्दों को लिखती रूप देने के लिए जिन चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें ही लिपि चिन्ह कहा जाता है। तो इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण वार्षिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। तो हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण है जो भाषा की एक लघुतम यानी कि छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वर्णों की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जहाँ हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, क, ख आदि। तो आपको वर्ण का पता चल ही क्या होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम पार्ट नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उनको वर्ण कहते हैं। तो जो वर्ण होते हैं वो होते हैं जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा चार्ट है जो कि वर्णों पर आधारित है। हिंदी व्याकरण में स्वर होते हैं जो 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ। अनुस्वर होते हैं अंग ते अंग। आगे जो व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ड, जे वर्ग कहलाते हैं। च, श, ज, झ, न, जे वर्ग कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, जे वर्ग कहलाते हैं। तो त, थ, द, ध, न, जे वर्ग कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म, जे पवर्ग कहलाते हैं। आगे आगे अंतस्थ जैसे य, र, ल, ब, जे अंतस्थ हो गए। ऊष्म है आगे छ, श, स, ते, ह और हा। संयुक्त है आगे जैसे क्ष क्ष बनता है, जैसे संयुक्त होता है जैसे कि किसी चीज को जोड़कर बनाना। जैसे क्ष है, क जमा श से क्ष बना है। तो आगे है त्र, त जमा र, त्र बन गया। ग है आगे ज जमा न, तो ग बन गया। श है आगे श जमा र, श। तो आगत है क, ख, ग, ज, झ, फ, य,
ये आगत वर्ण होते हैं। जो आगत वर्ण होते हैं वे हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं। आगे है हिंदी में कितने वर्ग वर्ण होते हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। आगे है मूल या मुख्य वर्ण। जो मूल वर्ण होते हैं 44 होते हैं। इसके 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जैसे अंग, अह, ड, ढ, क्ष, त्र, क, श को छोड़कर। आगे है उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45 होते हैं। जैसे इसके 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। री, अंग, अंग, क्ष, त्र, ग, श को छोड़कर। कुल वर्ण 52 होते हैं। इसमें 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। आगे है लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं। जैसे 11 स्वर, 2 अयोगवा, 39 व्यंजन। आगे है मानक वर्ण जो 52 होते हैं। इसके 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद दिए गए हैं। 2 भेद होते हैं जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो देखते हैं हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कुल 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए। जैसे पहले स्वरों की संख्या 13 थी क्योंकि अजोग व अंग और अंग को भी स्वरों में ही गिना जाता है। ठीक है जी। पहले क्या था, हिंदी में स्वरों की संख्या 13 थी लेकिन अब 11 है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें छोटी स्वर जा, एक मात्रिक स्वर जा, लघु स्वर और व्युत्पत्ति, स्रोत, बुनावट के आधार पर मूल स्वर जा, शांत स्वर जा, स्थिर स्वर भी कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें मूल स्वर या शांत स्वर और स्थिर स्वर भी कहा जाता है। तो ये 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये दीर्घ स्वर हो गए। जैसे विशेष दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ
शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर का उससे ज़्यादा समय लगता है बोलने में। आगे देखते हैं अपना तीसरा नंबर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे आ, ओ, राम आदि। तो ये क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं, संध्या और समान स्वर। संध्या स्वर और समान स्वर। संध्या स्वर जब दो विजातीय जा भिन्न जा आसमान स्वर असमान। जब दो विजातियां जा असमान जब दो विजातियां जा असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त जा विजातीय जा अस्वर्ण जा असमान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है, जैसे ए ओ औ। तो आगे बढ़ते हैं समान स्वर की ओर, जो है जब दो सजातियां या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ सजातीय या स्वर्ण या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या है 3। तो असमान की जो संख्या थी वो 4 थी, तो इसकी समान स्वर की कुल संख्या 3 है, जैसे आ, ई, उ। आगे बढ़ते हैं आगे है जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भेद है इन स्वरों के, जैसे अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न है, जैसे ई ए। अग्र मतलब आगे वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए। तो आगे है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर है जैसे अ। तो जो मध्य मतलब मिडल, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। आगे है पश्च स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ। तो ये क्या हो गया, पश्च स्वर हो गया। आगे देखते हैं समवृत्त और विवृत स्वर कौन से होते हैं। समवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सक्राह हो जाता है। समवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सक्राह हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे ई उ। तो ये क्या हो गया, स्वरित स्वर हो गए। आगे है अर्ध स्वरित स्वर। तो अर्ध स्वरित स्वर क्या होते हैं। अर्ध स्वरित स्वर उच्चारण में मुख द्वारा काम सक्राह होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे ए और ओ। तो आगे है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख
द्वार पूरा खुल जाता है। विभ्रित स्वर के उच्चारण में मुख द्वार विभ्रित स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे आ। तो आगे है अर्ध स्वर विभ्रित स्वर। अर्धविभ्रित स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे अ, ए, आ। तो जो अर्धविभ्रित स्वर होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं। इसमें मुख द्वार अध खुला होता है। आगे बढ़ते हैं हमारी हिंदी की मात्राओं पर, जो है स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्राएं जो स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं, जहाँ फिर उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नीचे दिए गए हैं मात्राएं हमारी, जैसे अ। ये छोटा अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे है बड़ा अ, तो इसमें मुक्ता लगता है। तो जैसे अ में कम, तो आ में काम आ गया, इसका शब्द बन गया काम। जैसे ई है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा है ये। जैसे किसले, तो आगे है बड़ी ई की मात्रा खीर। ख को बड़ी ई की मात्रा र, खीर। आगे है छोटा ऊ, ये है ऊ की मात्रा, जैसे गुलाब। आगे है बड़ा ऊ, ये है बड़े ऊ की मात्रा, भूल। आगे है री, जो कि ये है री की मात्रा, जैसे तृण। ये है छोटा ए, छोटे ए की मात्रा केश। ये है बड़ा ए, बड़े ए की मात्रा है। ओ की मात्रा है ये, जैसे चोर। ये है अ की मात्रा, चौखट। आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन संख्या में कुल 39 होते हैं। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। इनकी संख्या कुल 39 होती है। व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है, जैसे क, च, श, ज, छ, त, थ, ध। आज ये सभी क्या है, व्यंजन है। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। जो इनके पैर में हलंत लगा है, जब अ लग जाता है इनके साथ में तो ये हट जाता है। तब इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क, च, छ, ज, छ, त, थ, थ, आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यंजनों के भेदों पर। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर है स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पर है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 पर ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, देखते हैं।
स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है क ख ग घ ड, क ख ग घ ड, तो ये क्या हो गया? कवर्ग हो गए। तो आगे है च छ ज झ न, तो ये क्या हो गए? चवर्ग हो गए। आगे है ट ठ ड ढ न, तो ये क्या हो गए? ट्वर्ग हो गए। आगे है त थ द ध न, तो ये त्वर्ग हो गए। आगे है प फ ब भ म, तो ये पवर्ग हो गए। तो आपको पता लग ही गया होगा। स्पर्श व्यंजन के बारे में आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी कुल संख्या 4 होती है। जैसे इनकी 4 संख्या होती है कुल, तो जैसे कि य र ल व, जे क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। आगे है हमारे ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। जैसे श श स और ह, तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अंतस्थ की भी संख्या 4 होती है, ऊष्म की भी 4 होती है, लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या 5 होती है। इतना आप याद रखना। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, वैसे तो यहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि के संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे क्ष, क जमा श, तो ये क्या बन गया? क्ष बन गया। आगे है ग, ज जमा न, तो ये क्या बन गया? ग बन गया। जैसे कि ज्ञान। जैसे आगे आ गया त्र, त जमा र, तो नक्षत्र, तो त्र से त जमा र, त्र बन गया। आगे है श, श जमा रो, तो ये क्या बन गया? श, जैसे श्रवण। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्ष त्र ग श को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है। अंत इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। याद रखना कि जो क्ष त्र ग और श है, ये हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है। अंत इन्हें हिंदी वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता, तो हमें इनको हिंदी वर्णमाला में नहीं गिनना चाहिए। आगे है अजोग वा। अजोग वा हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं में अयोग्य है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी है। हिंदी वर्णमाला में इसके 2 रूप होते हैं, जैसे अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग, तो ये स्वयं में अयोग्य होते हैं, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी होते हैं, तो इसीलिए इन्हें अयोग्य वा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग, तो देखते हैं पहले अनुस्वर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वर की संख्या 1 है। जैसे इसमें ऊपर लगी हुई बिंदी का अर्थ आधा न होता है। इसका प्रयोग पंचवर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह है
जैसे ये बिंदी है, जैसे संभव तो संभव, संजय संजय, गंगा गंगा। तो जैसे कि इनमें से जो कुछ वर्ण हटाकर बिंदी का प्रयोग किया जाता है उनको अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंक है तो इसमें आधा ना का जो हिस्सा होता है तो उसे अनुस्वर कहते हैं। आगे चलते हैं। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वर। अनुस्वर का प्रयोग पंचम वर्ण ढ न न म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वर के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वर उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे गंगा, चंचल, झंडा, गंदा। तो ये क्या हो गए? पंचम वर्ग हो गए, पंचम वर्ण वर्ग हो गए। आगे अनुस्वर को पंचमाक्षर में बदलने के नियम क्या है देख लेते हैं। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वर के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वाण्व्य, अन्य, चिन्म्य, उन्मुख आदि शब्द वाम्य, अंग, आंग्य, चिम्य, उमुख के रूप में नहीं लिखे जाते। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वर में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रश्न, अन, सम्मेलन आदि के प्रश्न, अन, सम्मेलन रूप नहीं लिखे जाते हैं। जिन शब्दों में अनुस्वर के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहाँ अनुस्वर अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे अन्य, कन्हैया आदि। यदि य, र, ल, व जो कि अंतस्थ व्यंजन श, स, ह ऊष्म व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वर में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, चूंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे संशय, संयम आदि। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिकी चंद्र बिंदु पर जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, नासिका यानी कि नास, मुख यानी कि मुंह, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु का निशान है, लगा दिया जाता है। यह अनुनासिकी कहलाता है। जैसे हंसना, आंख, तो ये क्या हो गया? अनुनासिकी हो गया। अनुनासिकी के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तो यहाँ बिंदु का प्रयोग किया गया है चंद्र बिंदु की जगह। जैसे बिंदु, गोद, गोंद आदि। तो ये क्या हो गए? चंद्र बिंदु की जगह पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक और अनुस्वर में अंतर। अनुनासिक स्वर है
और अनुस्वर मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी, हंस हंसने की क्रिया। तो इनमें क्या अंतर आ गया, लेकिन अर्थ मतलब कि इसका जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सी है, लेकिन जब इस पर चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग हो रहा है तो इसमें कुछ अंतर आ गया है इसके अर्थ में। तो हंस हो गया जैसे एक जल पक्षी है, तो हंस हो गया जैसे हंसने की क्रिया है, हंसना जैसे लफ करना। आगे है विसर्ग। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। विसर्ग का उच्चारण करते समय हकार की ध्वनि आती है। इनकी संख्या एक है, जैसे विसर्ग ये इसका चिन्ह है। महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। उदाहरण के लिए राम, प्रांत, अंत, संभव आदि में अंत में विसर्ग आया है। विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वराक्षरित है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है ये जैसे अन, प्राण। तो विसर्ग आपको समझ में आ ही गया होगा कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। तो इसके अंत में जो है ह की ध्वनि आती है। इसकी संख्या सिर्फ एक होती है। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर व्यंजन हो तो उसका उच्चारण त्वरित है जैसा करना चाहिए, और यदि विसर्ग के पहले दीर्घ स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग का उच्चारण त्वरित हाँ जैसे करना चाहिए। विसर्ग के पूर्व आकार हो तो विसर्ग का उच्चारण हो जैसे अ हो तो हाँ जैसा, ओ हो तो हो जैसा, ई हो तो ही जैसा इत्यादि होता है। पर विसर्ग के पूर्व अगर ए कार हो तो विसर्ग का उच्चारण ही जैसा होता है, जैसे केशव। केशव के पीछे जो कि ह की ध्वनि आ रही है। आगे है बाला। बाला के पीछे भी ह का ध्वनि आ रहा है, जैसे आगे है वो, तो इसमें भी ह की ध्वनि आ रही है, हो। मति। मति में भी ही की ध्वनि आ रही है, जैसे चक्षु, चक्षु। चक्षु में भी हु की ध्वनि आ रही है। दैभय, तो इसमें भी ही की ध्वनि आ रही है। भूमे, तो इसमें हे की ध्वनि आ रही है। तो जो विसर्ग होता है उसके अंत में ह की ध्वनि आती है। आगे है हलंत। जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जैसे कि जे हलंत का निशान है, चिन्ह है, लगा दी जाती है। यह रेखा हलंत कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है, जैसे विद्या। तो हलंत, जैसे कि ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ अ समाप्त हो जाता है।
विभिन्न भाषाओं लिपियों में इसके अलग अलग नाम हैं। देवनागरी में इसे हलंत कहते हैं। मलयालम में चंद्रकला कहते हैं इसको। तो हलंत के जो भिन्न भिन्न रूप है सभी लिपियों में, हिंदी में इसे हलंत कहते हैं और मलयालम में चंद्रकला कहते हैं, जो कि अक्षर के पाँव में लगाया जाता है उसको हलंत कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के स्वर से रहित किया जाता है। आगे है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान तालिका मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा के दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सके। तो उच्चारण स्थान तालिका मुख के अंदर स्थान पर हवा के दबाने से जो भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। यही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। आगे चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।